यंग का जो आपने प्रयोग कल पढ़ा, चमकीली फ्रिंजें और काली धब्बों वाली फ्रिंजें पढ़ा था ना। तो यहाँ पर हम लोग आज सीखने वाले हैं फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे यंग प्रयोग द्वारा। तो आप देखिए, इसके लिए क्या करते हैं कि एक सबसे पहले फिगर बनाते हैं, आप लोग गौर करिएगा। वही काम कर रहे हैं, एक हम गत्ता ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक गत्ता लेंगे और गत्ता के अंदर क्या किया जाएगा, एक छिद्र लेंगे, गत्ता में छिद्र होगा और उसको क्या किया जाएगा, उससे एक प्रकाश स्रोत निकाला जाएगा जो कि तरंगाग्र के रूप में चलता है। तो आज हम तरंगाग्र नहीं बनाएंगे बल्कि कुछ रेखाओं से हमें दिखाना है। देखिए, ये रहा है आपका कोई प्रकाश स्रोत एस, ये है, ये प्रकाश स्रोत है। अब यहाँ से जो है ना किरणें निकलेगी, समझिएगा, और यहाँ से कुछ दूरी पर दूसरा एक गत्ता होगा जिसमें क्या होंगे, दो छिद्र होंगे, कम दूरी पर होंगे, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन सुविधा के लिए हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा ज़्यादा दूरी हमने माना है ताकि चित्र स्पष्ट हो। और इसको हमने कहा S1 और इसको कहा S2, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एक पर्दा होता है जिसके ऊपर फ्रिंज उत्पन्न होते हैं। अब हम इसको एक सेंटर से मिला दे रहे हैं, यहाँ से ये किरणें तो ऐसे जा रही होगी तरंगाग्र के रूप में, कल आपने सीखा था, लेकिन उसको हम आज नहीं बना रहे। हम आज चौड़ाई केवल प्राप्त करेंगे, कुछ रेखाओं से दर्शाया जाएगा। ये है इसका केंद्रीय भाग, ठीक है। मान लीजिए केंद्रीय भाग है, यहाँ पर हमने C से इसको दर्शा दिया और इस पॉइंट को हमने कुछ जैसे O नाम दे दिया। अब हम विचार करते हैं कि एक यहाँ से तरंग निकल रही है और ये तरंग निकल करके मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P। अब यहाँ से ये निकल के किरण ऐसे जा रही है, कोई तरंग है ऐसे जा रही है। ऐसे तरंगाग्र चलते हैं ना, इस दिशा में प्रकाश की किरणें निकलती है, लंबवत गुजरती है। तो ये किरण है जो पहुंची कहाँ, P बिंदु पर। और एक किरण हम लोग इस प्रकाश स्रोत से ले रहे हैं और हम मान रहे हैं कि यह भी कहाँ जा रही है, यह भी P पर जा रही है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर दो किरणें आपस में जहाँ मिलती हैं तो वहाँ पर व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। यह व्यतिकरण समपोषी भी हो सकता है, विनाशी भी हो सकता है, हमें पता नहीं कौन सा है। ये किरण ऐसे गई। अब यहाँ पर समझिए, अब S1 से लेकर के P की दूरी और S2 से लेकर के P की दूरी, एक छोटी है एक बड़ी है। तो दोनों में कुछ पथों का अंतर है जिसे हम कहते हैं पथांतर। ये बात आप समझिएगा, उनको क्या कहा जाता है, पथांतर। तो ये पथांतर है, वो पथांतर हम कैसे निकालें, जरा सा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर से एक ऐसे खींच दें, एक यहाँ से एक डॉटेड लाइन ऐसे हमने खींचा और यहाँ 90 डिग्री बनाया, ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री बनाया। मान लीजिए यह कोई पॉइंट है ए पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस तरह से ये 90 डिग्री बनाया है ताकि S1P की दूरी और AP की दूरी आपस में बराबर हो, इस टाइप से बनाया। तब इसे क्या पता चल जाएगा कि दोनों के अंतर हमें पता चल जाएंगे। दोनों के अंतर आपको कितना मिलेंगे, S2A के बराबर। ये दूरी इसके साथ बराबर हो गई तो ये दूरी क्या हो जाएगी, पथांतर, ठीक। और हम लोग यहाँ से जो इसकी अल्प दूरी है, जो अत्यधिक कम दूरी है, उसको हमने क्या मान लिया है, D, छोटा d, स्मॉल d से इसको सूचित कर दिया गया है। मान लेते हैं कि इस स्रोत से, इस गत्ते से और इस पर्दे के बीच की दूरी क्या है, बड़ा D। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप समझिए,
अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से अगर मैं एक रेखा खींचूं इस तरह से P के ऊपर, तो यहाँ पर कुछ कोण बनता है, यहाँ पर कुछ कोण बनता है। मान लेते हैं कि यह कोण थीटा है, मान लेते हैं कि यह कोण थीटा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये वाला 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री हो सकता है। फिजिक्स में ये सब मान लिया जाता है, एकांतर नहीं। ये इसलिए बराबर है नहीं, 90 डिग्री के बराबर है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है अत्यधिक कम है। ये दूरी क्या है? अत्यधिक कम है। तो कम की स्थिति में ये 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसके जस्ट आगे का जो ये कोण दिख रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, यह भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर यह 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ये कोण। ये छोटा सा जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है, तो यह 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और यहाँ पर पूरा कोण 90 डिग्री का बन रहा है, ना थोड़ा वाला कोण आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। और ये हमने आपको समझाया था 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका अर्थ है कि ये कोण थीटा होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा में अगर थीटा जोड़ा जाए, थीटा से थीटा कट के 90 डिग्री हो जाएगा। तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ये थीटा हो जाएगा। अब समझिए, अब यहाँ पर हम लोग एक बात समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि P से लेकर के और C के बीच की दूरी है y, एक दूरी मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब इसमें हम कुछ त्रिभुज ले रहे हैं। या सबसे पहले पथांतर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, जो पथांतर है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं समझाया था आपको, ये है आपका कितना? S2A के बराबर। पथांतर किसके बराबर है? S2A के बराबर। अब पथांतर को हम लोग दर्शाते हैं डेल्टा x से, समझिएगा, डेल्टा x से दर्शाते हैं। अब अगर यहाँ पर त्रिभुज, समझिए, त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज POC में, त्रिभुज POC में ले लेते हैं, क्या लेंगे? टाइन थीटा। टाइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो आप देखिएगा, थीटा के सामने की जो भुजा होती है लंब होती है, और थीटा के पास की भुजा क्या होती है? आधार। तो देखो आप, ये बीच की दूरी दोनों के कितना है? D। ये OC, तो क्या लिखेंगे हम लोग? PC बाई OC लिखेंगे ना। तब PC का मान यहाँ पर रखेंगे y और OC का मान रखेंगे D। अब यहाँ पर हमारा ये आ गया एक, टाइन थीटा बराबर y बाई D, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिए कि यदि थीटा अति अल्प हो तो आप एक सूत्र जानते हैं कि जो टाइन थीटा होता है वह लगभग थीटा के बराबर होता है। सीखे हैं आप? तो इसका अर्थ है कि हम लोग इसके जगह पर थीटा रख सकते हैं, तो थीटा बराबर y बाई डी। इसको कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं, एक और त्रिभुज लेते हैं यहाँ से, ध्यान रखिए, जिसमें हमने ये थीटा कोण लिया था। वह त्रिभुज कौन सा है? S1 S2A। त्रिभुज S1 S2A में अब इसमें देखिए, थीटा के सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा, है ना, और 90 डिग्री के सामने का ये वाला साइड S1 S2 क्या होगा? कर्ण होगा। तो जब लंब आ गया और कर्ण आ गया, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? साइन का सूत्र लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका ये है, थीटा के सामने की भुजा, ये क्या है? S2A बटा S1 S2, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S2A का जो मान है वो पथांतर है। S2A का मान क्या है? पथांतर है, जो कि मैंने इधर लिखा हुआ S2A, इसको डेल्टा x के बराबर लिख सकते हैं, ठीक।
और S1 S2 के बीच की दूरी हम लोग लिखे हुए हैं अल्प दूरी होती है, इसको हम लोग स्मॉल d से दर्शाते हैं, तो यहाँ d लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा जाएगा कि साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बाई डी। यहाँ पर भी वो यूज कर सकते हैं कि यदि थीटा क्या हो, अति अल्प हो। तो इस स्थिति में थीटा जो है साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक, तब यहाँ पर भी अगर हम थीटा का प्रयोग कर ले तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर डेल्टा एक्स बाई डी, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहाँ पर दोनों समीकरणों का प्रयोग करें कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, तो हम देखेंगे कि दोनों में थीटा मौजूद है। यहाँ भी थीटा है, वहाँ भी थीटा है, थीटा से थीटा कट जाएगा। एक तरफ हम ये लिख सकते हैं y बाई डी और दूसरी तरफ लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डी। अगर यहाँ से हम y का मान ज्ञात करें तो y बराबर लिखेंगे, y बराबर d को इधर कर देते हैं तो डेल्टा एक्स इंटू डी बाई छोटा डी। और एक यहाँ पर ये सूत्र आपका निकल के आ रहा है, और यह क्या है कि केंद्रीय बिंदु से P के बीच की दूरी। ठीक है, और P क्या है, तो P पर कोई फ्रिंज है, वह चमकीली फ्रिंज भी हो सकती है या आपका काली धब्बा वाली फ्रिंज भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर समपोषी व्यतिकरण की स्थिति होगी तो चमकीली फ्रिंज होगी, अगर विनाशी व्यतिकरण की स्थिति होगी तो काली धब्बों वाली। y क्या है, तो केंद्रीय बिंदु से जो हमारी ये फ्रिंज P बिंदु पर प्राप्त हो रही है उसके बीच की दूरी है ना। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये फ्रिंजें दो प्रकार की हो सकती है, एक समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में और दूसरा आपका है विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में। तो हम दोनों स्थितियों की बात कर रहे हैं। देखें, पहला हम लोग यहाँ समझ रहे हैं समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में जो पथांतर होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग डेल्टा एक्स से दर्शाते हैं। पथांतर को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा एक्स से दर्शाते हैं। और समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में जो डेल्टा एक्स का मान होता है वो आपको याद रखने की जरूरत है, इसको हम लोग एन लेम्डा से दर्शाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में पथांतर को एन लेम्डा से दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एन लेम्डा ये देख रहे हो, अब यहाँ पर समझिए, अगर हम लोग यहाँ पर कोई फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाह रहे हैं तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जो एनवी फ्रिंज है, विचार करें, हम यहाँ पर बहुत सारी फ्रिंजें होंगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते बढ़ते एनवी फ्रिंज पर हम विचार कर रहे हैं कि अगर हम एनवी फ्रिंज कहाँ पर है, सी से उसकी दूरी अगर निकाल लें, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के ऐसे घूमते 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 और एनवी फ्रिंज यहाँ पर है, मान लो, अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ से फिर से एक बार n+1 फ्रिंज पर विचार करें तो वह तो एक ऊपर होगी। ये बात समझना बड़ा जरूरी है, इस पर आप गौर करें कि एनवी फ्रिंज अगर यहाँ पर है तो n+1 फ्रिंज यहाँ पर होगी। तब समझिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हम ज्ञात कर लें और फिर यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई ज्ञात कर लें और दोनों को घटा लें तो हमें क्या मिलेगा, तब फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। बढ़िया से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक एनवी फ्रिंज है, मान लो आप, इस केंद्रीय बिंदु से एनवी फ्रिंज के बीच की दूरी इतना है, तो n+1 का अर्थ है कि जस्ट इसके बाद वाली फ्रिंज, तो इसके जस्ट बाद वाली फ्रिंज मान लो यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, जो दूरी है, इतनी है। तो अगर इस बड़ी दूरी में से इस छोटी दूरी को घटा लें तो ये फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी ना। तो इसी तथ्य का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, सी बिंदु से एनवी फ्रिंज
के बीच की दूरी, अगर उसको हम yn कहें, अब यहां से यहां तक p के बीच की दूरी को हमने y लिखा था, अब nv की बात कर रहे हैं तो हम इसको yn लिख सकते हैं। तो yn बराबर क्या आ जाएगा, गौर करो, y का मान कितना है, तो y का मान है डेल्टा एक्स डी बाई डी, है ना, y का मान है डेल्टा एक्स डी बाई डी। अब यहाँ पर अगर y की जगह हमने yn लिख दिया तो डेल्टा एक्स पथांतर है, और पथांतर को हमने क्या कहा है, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में n लेमडा, तो यहाँ लगा सकते हैं, और d तो हम लोग का साथ में रहेगा और नीचे वाला d भी रहेगा। ये बात समझिए, इसको कर देते इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गई बात। अब इस चित्र को हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं। अब समझो, C बिंदु से n+1b फ्रिंज के बीच की दूरी, तो इसको हम लिखते हैं yn+1 से। अगर nv के लिए हमने yn का प्रयोग किया है तो n+1v के लिए yn+1 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y का मान तो हम जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डी, तो यहाँ डेल्टा एक्स का मान तो हमें पता है कितना, n लेमडा। तो समझिएगा n के जगह पर क्या आ गया, n+1 आया है, तो इसलिए हम इसके जगह पर n+1 का प्रयोग करेंगे, लेमडा रहेगा। साथ में आपको ये d आएगा, बट्टा में छोटा d आएगा, समीकरण नंबर 4। अगर यहाँ पर हम समीकरण 4 में से, ध्यान रखिएगा, 4 में से समीकरण 3 को घटा दें, ठीक है ना, इसमें से इसको घटा दें, क्या लिखेंगे, yn+1 माइनस yn बराबर n+1 लेमडा डी बाई डी माइनस n लेमडा बाई डी। गौर करिए, अगर यहाँ पर अगर आप लोग ये लेमडा डी का इधर गुणा करा दें और डी तो साथ में रहेगा, तो आप यहाँ n लेमडा डी बाई डी प्लस लगाना, 1 के साथ इसका गुणा करना, तो लेमडा डी बाई डी, ठीक, माइनस में आपका है n लेमडा डी बाई डी। ये देखो प्लस में है, ये माइनस में है और समान है, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो ये देखिए आपका ये फ्रिंज की चौड़ाई आ गई, किसी स्थिति में, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में फ्रिंज की चौड़ाई। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में फ्रिंज की चौड़ाई आ गया कितना, लेमडा डी बाई डी। तो ये हमारा निकल के आ गया चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। अब हम लोग विचार करते हैं विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में फ्रिंज की चौड़ाई। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, समझिए पहले, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में क्या होता है, पथांतर। तो पथांतर थोड़ा अलग होता है इसका। यहाँ पर डेल्टा एक्स का जो मान होता है ना, विषम होता है, विषम, आपने समझा भी था, विषम होता है। तो इसके लिखते हैं हम लोग क्या, 2n+1 लेमडा बाई 2। जैसे फ्रिंज की चौड़ाई हम लोग समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में लिखे हैं ना, तो इसको बीटा से दर्शाते हैं। समझिएगा, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ दे तो इसको बताते किससे, हम लोग बीटा दीप्त लिखते हैं। दीप्त चमकदार होता है ना, दीप्तमान होता है, दूर से ही दिखता है, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं बीटा दीप्त, और इसको लिखते हैं लेमडा डी बाई डी, ठीक जी। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, ठीक है,
तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में जो पथांतर होता है, क्या नाम है उसका, डेल्टा एक्स, यह विषम होता है, अर्थात इसको लिखते हैं 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2, ये होता है, आप याद रखिएगा। जो डेल्टा एक्स का मान होता है 2n+1 लेमडा बाई 2। अब इसके लिए भी हम लोग वही काम करने वाले, क्या, nवी फ्रिंज और n+1वीं फ्रिंज के बीच की दूरी निकाल कर घटा लेंगे, इसकी भी बीच की जो चौड़ाई है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं सी बिंदु से nवी फ्रिंज के बीच की दूरी, ये दूरी हो जाएगी आपकी y से दर्शाते हैं ना, तो ये हो जाएगा yn, क्या हो जाएगा yn। तो yn बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स, ध्यान रखिएगा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2n+1 लेमडा बाई 2, 2n+1 लेमडा बाई 2। अब साथ में और देख लीजिए, ये क्या होता है, कैपिटल D बटा D, सूत्र में था ना दूरी के बीच में, तो ये हो जाएगा कैपिटल D बटा D। आप इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 5 कर दो। उसके बाद सी बिंदु से n+1वीं फ्रिंज के बीच की दूरी, अगर हम इसको ले रहे हैं yn+1 लेना पड़ेगा। तो अब यहां समझिएगा, जहां जहां पर n है, एक जगह n है ना, उसके जगह पर हमें क्या लिखना होगा, n+1 लिखना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 रखेंगे, साथ में n+1 रखेंगे, साथ में एक बार फिर 1 रखेंगे, कोष्ठ बंद लेमडा d, अब बाई हो जाएगा 2d। अब इसको जरा हल कर लेते हैं, गुणा उड़ा कर लेते हैं। देखिए 2 से पहले गुणा कर रहे हैं, तो 2n+2+1 लेमडा d, अब आई क्या आ जाएगा 2d। फिर एक बार कर लेते हैं, देखो ये 2n+3 हो जाएगा और लेमडा d बाई 2d। इसको कर देते क्वेश्चन नंबर 6। तो अब लिखते हैं कि समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाने पर, ये घटाएंगे ना तो हमें फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। अब जैसे इसमें बीटा दीप्त हमने ज्ञात किया था, अब इसमें बीटा अदीप्त ज्ञात हो जाएगा। उसके फ्रिंज के चौड़ाई को हम क्या लिखेंगे, बीटा अदीप्त से लिखेंगे। तो देखिए ये हो गया आपको yn+1 माइनस yn बराबर, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 2n+3 लेमडा d बाई d माइनस, हाँ ये 2d है, और उसको लिख रहे हैं 2n+1 लेमडा d बाई 2d। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, मतलब घटा लेते हैं, ऐसे करते हैं, क्योंकि इसमें बराबर आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, इसलिए विभाजन नहीं करते हैं हम लोग, सीधा इसको 2d एलसीएम ले लेते हैं। तो 2d से 2d गया, अब लेमडा d से दोनों में गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा 2n लेमडा d प्लस 3 लेमडा d माइनस लेमडा d से 2n में, तो 2n लेमडा d माइनस, ये माइनस है ना, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो केवल क्या आ जाएगा लेमडा d। अब यहाँ पर देखो 2n लेमडा d गया, और 3 लेमडा d में से लेमडा d घटाओगे तो 2 लेमडा d आ जाएगा। अब बाटा में क्या है 2d, अभी 2 से 2 भी चला गया, तब फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, लेमडा d, लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो आप एक चीज देख सकते हो, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई सेम आ रही है, जो चौड़ाई उसकी आई है वही चौड़ाई आपका बीटा दीप्त की भी थी। तो इस प्रकार यहाँ पर बीटा अदीप्त लिखना, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में बीटा अदीप्त होता है लेमडा d बाई d।
और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, दोनों चौड़ाइयाँ समान होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत। चंद्रयान 3 सफल रहा, इसके लिए भी आप सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन।